नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौधरी स्टडी IQ फॉरएवर में आप सबों का एक बार फिर जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की भारतीय राज्य व्यवस्था जो है उसकी अगली कड़ी में हम लोग पहुंचेंगे और आज का जो चैप्टर होगा भारत में राज्यपाल। आज के चैप्टर का नाम होगा भारत में जो राज्यपाल का जो पोस्ट होता है, राज्यपाल का जो पद है गवर्नर की, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझेंगे और उसके विशेष आयामों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत में राज्यपाल के बारे में। देखिए, राज्यपाल के बारे में अगर सबसे पहले हम लोग समझने से पहले कुछ दो तीन मुख्य बातें समझ लें इसके पीछे की हिस्ट्री। भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरीके की परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र के लिए की गई है। इसे ही आपको संसदीय व्यवस्था कहते हैं। आप देखेंगे कि संविधान के 6ठे भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है, लेकिन यह व्यवस्था जम्मू और कश्मीर अभी तो अपना जो राज्य बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश अभी तो बन गए हैं, इनके लिए कुछ अलग व्यवस्था नहीं, अब तो उसमें फिर नए संशोधन किए जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 153 से 163 तक राज्य के कार्यपालिका के बारे में बताया गया। अब देखिए, राज्य की कार्यपालिका जो होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो राज्य के कार्यपालिका में शामिल होने वाले होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता। तो हम लोग इसी में आज हम लोग देख रहे हैं भारत के राज्यपाल के जो है, हम लोग इस टॉपिक पे जो हम लोग चर्चा करेंगे भारत में राज्यपाल के बारे में। देखिए, राज्यपाल जो होता है वो जो पोस्ट है, वो जो पद है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। एक कार्यपालिका है, राज्य का कार्यपालिका है, याद रखिएगा, और एक कार्यकारी प्रमुख होता है। मतलब राज्य में जितने भी काम किए जाएंगे ये आपको राज्यपाल के नाम पे किए जाएंगे। राज्यपाल जो होते हैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। इस तरह से राज्यपाल जो है का जो कार्यालय है दोहरी भूमिका निभाता है। अब राज्यपाल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि तो हमेशा विवाद हो रहा है कि राज्यपाल कभी कभी केंद्र के पूर्ण रूपेण जो है उसके रूप में काम करते हैं और जो केंद्र सरकार बोलती है वही वो करती है। तो इस तरीके से उसके कुछ अधिकार भी सीमित है, राज्यपाल के पास में अधिकार भी सीमित है, जिस वजह से उसे ऐसा करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी वे असंवैधानिक भी तरफ चले जाते हैं, जिससे विवाद उत्पन्न होता है। आप देखेंगे कि राज्यपाल का जो चुनाव जो होता है ये आपको न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। मतलब राष्ट्रपति जिसको बोल देंगे वो आपको राज्यपाल बन जाएगा, इतना क्लियर समझिए। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर से तो होती है, मतलब उसके प्रसाद पर्यंत। कभी कभी इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्यपाल का जो चुनाव होता है कैसे होता है। तो राज्यपाल को याद रखिएगा, राज्यपाल का जो चुनाव होता है राष्ट्रपति के द्वारा, आप जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है, उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक है। और इस पर विवाद भी होता रहता है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में कार्यपालिका का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। तो इस तरीके से कुछ इसके मोटा मोटी कुछ जो है इसकी पूर्व की बातें हैं जो आप लोगों को समझना जरूरी था बैकग्राउंड के लिए। हम लोग देखते हैं विशेष रूप से यहाँ पे कि जिस प्रकार केंद्र में राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। यहाँ उल्लेखनीय देख रहे हैं कि राज्यपाल का राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। राज्य की सभी कार्रवाइयाँ उसी के नाम पर की जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो है देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। इस पर हमने चर्चा किया था। यहाँ मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करने की बात आ रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसी मुख्यमंत्री से सलाह के चक्कर में क्या होता है विवाद उत्पन्न हो जाता है। अभी आप जैसे बंगाल में देख रहे होंगे या कभी कभी बिहार में देखा होगा। प्रायः ऐसा होता क्या है, ऐसा क्यों होता है? राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध विवाद उत्पन्न होने का मेन कारण जो है ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, जो राज्यपाल होता है केंद्र के द्वारा मनोनीत है, मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है, उसको भेजा गया है, नियुक्ति की गई है और वो केंद्र के प्रति पूर्णपेण जिम्मेदार होती है। राज्यपाल का पद जो होता है, मतलब राज्यपाल जो होते हैं, और उनमें जो थोड़ा ज़्यादा स्वार्थ भी होता है, क्योंकि भैया जिस पार्टी ने बनाया है तो उस पार्टी के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा।
तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आप ज़्यादातर देखेंगे कि जिस राज्य में अगर सेम पार्टी सेंट्रल में जिसकी सरकार है, अगर स्टेट में उसकी सरकार नहीं है, तो निश्चित है कि वहाँ के जो राज्यपाल होगा उसको वहाँ के मुख्यमंत्री से थोड़ा सा मनमुटाव होगा और बात बात पर जो है विवाद पैदा होगा। और दोनों को जो यहाँ जो सलाह करने की जो बात आ रही है, मुख्यमंत्री सलाह जो कार्य करता है, और यहीं जाके प्रॉब्लम होगी। जैसे अभी ममता बनर्जी जी बोलती है कि हमसे सलाह नहीं लेते हैं, और इधर जो वहाँ का राज्यपाल है वो बोलते हैं कि भैया ये मेरी बात नहीं मानते हैं, है ना। तो यहाँ प्रॉब्लम ऐसे उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे जो सलाह के करने की बात स्पष्ट रूप से दे रहा है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं राज्य की मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। यहाँ क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, परंतु इस अवधि में पूर्व भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। देखिएगा कि ऐसा होता है कि ऐसे तो बनाया गया कि राज्यपाल का जो पद है 5 साल के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर खुद इस्तीफा दे दे, है ना, तो वहाँ भी खत्म हो जाता है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ काम खत्म हो ही जाता है। लेकिन एक और बात है कि अगर केंद्र में उसी समय अगर कोई चुनाव हो जाए, केंद्र में सरकार बदल जाती है, तो किसी राज्य का राज्यपाल का 5 साल नहीं पूरा भी हुआ है, तो अगर वो चाहें तो जो केंद्र की जो सरकार है वो अपनी नई राज्यपाल की बहाली कर ही देती है, जिस वजह से जो है उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे देखेंगे कि राज्य का कार्यालय जो है, राज्यपाल का जो कार्यालय पिछले 5 दशकों में सबसे विवादास्पद रहा है। मैंने सबसे आपको पहले बताया कि गौरतलब है कि राज्यपाल का जो कार्यालय है पिछले 5 दशकों में सबसे विवादास्पद रहा है। यह विवाद 1959 में शुरू होता है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण केरल के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा केरल सरकार की बर्खास्तगी से शुरू हुआ था। इस विवाद ने 1967 में उत्तरी राज्यों में कई गैर कांग्रेसी सरकारों को उभरने के बाद सबसे खराब रूप धारण कर लिया। देखिए, मैंने इस पे पहले ही चर्चा आपको किया था कि आप देखेंगे कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ, उसके बाद में जब सरकारें जब बननी जब चालू हुई, तो उस समय लगातार कांग्रेस की सरकारें हर जगह पे इनकी सरकारें बनती थी, हर स्टेट में। लेकिन आप देखेंगे दक्षिण भारत में जो कुछ जगहों पे जो है आप गैर कांग्रेसी सरकार बनने लगी, पंजाब में भी, फिर उसके बाद में आप केरल में, इस तरीके से करके आप देखेंगे वहाँ पे जो है अब जाकर के केंद्र और राज्य में जो विवाद उत्पन्न हुआ, इसके सबसे बड़ा कारण ये था कि केंद्र सरकार क्या करती थी, उन राज्यों में जो है किसी बात को लेकर के या कोई मतलब कुछ भी ऐसे मैटर को लेकर जिनसे उनको मतलब ऐसा हो कि वो राष्ट्रपति शासन लागू कर देते थे, और यहाँ जाकर मतभेद पैदा होती थी कि भैया राज्यपाल का पद जो है, राज्यपाल जो है डायरेक्टली अब वहाँ पंजाब में देखेंगे, पंजाब में बहुत बार आपको राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो उसके बाद केरल में देखेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे कि राज्यपाल का जो पद है उस समय से काफ़ी ही विवादास्पद रहा है। वर्तमान में भी आप देखेंगे जैसे कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया केंद्र सरकार के मनमानी की वजह से, जो नियम के अनुसार गलत था, उनको वापस भी लेना पड़ा। फिर उसके बाद आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तराखंड में देखेंगे, और इस तरीके से करके राज्यपाल का पद जो है ज़्यादा मतलब कि जो सेंट्रल में जो जिसकी सरकार होती है, अब वो जो कह दें राज्यपाल के लिए, राज्यपाल की अपनी मजबूरी है, सीमाएं हैं, उनको अपनी करना पड़ता है, जिस वजह से राज्यपाल का पद जो है थोड़ा सा मतलब कि बैकफुट पे चला जाता है और उनकी जो अपनी विश्वसनीयता कम हो जाती है। आप इसके बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे जहाँ पे राज्यपाल को अपने पद से जो है थोड़ा सा वो करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको काफ़ी विवादास्पद रहा है, और 1967 में उत्तरी राज्यों में उत्तरी राज्यों अपना जो देखेंगे कई गैर कांग्रेसी सरकारों को उभरने के बाद सबसे खराब रूप धारण कर लिया। अब देखिए यहाँ पर संबंधित इसके संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। देखिए अब नियम कानून क्या कहता है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है राज्यपाल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए भारत का संविधान का जो है भाग 6 में जो है देश के संघीय ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से यानी राज्यों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप कभी कभी देखेंगे कि जो बिहार के राज्यपाल थे वो आपको बंगाल का भी कार्यभार संभाल रहे थे, या बंगाल का जो राज्यपाल थे कभी कभी बिहार का भी कार्यभार संभाल रहे थे। ऐसा होता है क्योंकि संविधान कहती है, ये संवैधानिक प्रावधान है
कि अनुच्छेद 153 के मुताबिक जो है एक तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अगर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई अब आदमी की कमी है या ऐसा कुछ भैया, तो एक काम करो, एक ही आदमी को 2 राज्य दे दो, तो ऐसा भी होता है। दूसरा चीज़ है अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि राज्यपाल का जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं, ना तो जनता चुनती है उसको और न प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। तो इसलिए याद रखेंगे राष्ट्रपति का जो नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है, और ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करते हैं। अब इसका मतलब प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि राज्यपाल को जब भी चाहें राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। उसके लिए भैया राष्ट्रपति के हाथ में पूरा अधिकार है। आप कुछ संवैधानिक प्रावधान आपको नहीं है कि आप कहेंगे कि भैया हमको क्यों हटा दिए। ठीक है, अगला प्रावधान आप देख रहे हैं कि संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख है और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह भारतीय राजनीति की संघीय प्रणाली का हिस्सा है और संघ और राज्य सरकारों के बीच एक पुल का काम करता है। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, संघ और राज्यों की सरकारों के बीच में है, एक पुल का काम करता है। देखो ये नियम है, लिखा हुआ है, लेकिन ये पुल जो है कब तनाव में आ जाता है, पुल कब टूटने लगता है, पुल कब खराब हो जाता है, पुल कब मतलब कि नदी में विलीन हो जाता है, जब सेंट्रल की सरकार कोई और हो और स्टेट की सरकार कोई और हो, तो भैया पुल जो है डगमगाने लगता है। इसलिए याद रखेंगे, ये आपको कागज में यहाँ पर संविधान में कुछ और कहता है, लेकिन वास्तविकता जो है कुछ और ही होती है। अब इसके देखिए अनुच्छेद 157 में जो है, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक जो पात्रता जो है उसको निर्धारित की गई है कि उसकी अब कौन कौन सी इसके थी। एग्जाम में यहाँ पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, अब कौन कौन से जो इनकी पात्रता क्या है। तो पहला बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आप कहेंगे भैया ये तो सब जानते हैं कि भैया भारत के नागरिक है तो बनेंगे। अरे भाई आपको पता होना चाहिए भूटान, नेपाल, इन लोग को हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इस वजह से जो है इनके नागरिक भी हमारे यहाँ आते हैं और कई सर्विसेज में जो है इन लोग के भी काम होता है। इसलिए यहाँ पे बात लिखना जरूरी होता है, संविधान है, लिखना जरूरी होता है कि वह भारत का नागरिक, भारतीय नागरिक हो। नहीं तो कोई भी आदमी बाद में आकर के मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यपाल बन जाएगा तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लिखना पड़ता है। इसलिए दूसरा है उनकी उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिए कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। दूसरा, वह न तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और न ही राज्य विधायिका का। याद रखिएगा, वह न तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और न ही राज्य विधायिका का, मतलब वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं हो और या ना आपको जो विधायक जो होते हैं, विधायिका जो होते हैं, विधायक जो होते हैं स्टेट में, वो भी नहीं हो, ना MLC भी नहीं हो, मतलब किसी पोस्ट पे ना हो। यहाँ तक कि कहा गया है वह किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी लाभ के पद पर अगर है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम है, वो किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब क्या होता है, लाभ का पद का मतलब वो कोई सरकारी जॉब में नहीं होने चाहिए, मतलब यहाँ उनको लाभ मिल रहा है, काम करने के लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, लाभ मिल रहे हैं, तो लाभ का पद कहलाते हैं। और नेता लोग का जो पद होता है, लीडर का जो पद होता है, वो लाभ का पद नहीं होता है। राज्यपाल का जो पद होता है वो लाभ का पद नहीं होता, राष्ट्रपति का पद होता है लाभ का पद नहीं होता। जो सरकारी सर्विसेज है, जो गवर्नमेंटल सर्विसेज है, वो सब लाभ के पद के अंतर आते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे, अगर आप किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो अगर कोई सरकारी जॉब में है या कोई चीज़ों में, तो उनको पहले रिजाइन करना होगा तभी जाकर के वो बनेंगे। दूसरा बात है ना तो संसद के सदन का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, न राज्य विधायिका का। तो अगर बनते हैं कोई भी आदमी तो उससे पहले उनको जो है यहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, उसका आप देखेंगे अनुच्छेद 163 जो कहती है कि राज्यपाल को जो है विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्री परिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। राज्यपाल को निम्नलिखित जो है विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो राज्यपाल का जो विवेकाधिकार की शक्ति है, और इस पे लेकर के काफ़ी विवाद होते हैं, जो विवेकाधिकार की शक्ति है ना, इस पे लेकर काफ़ी विवाद होते हैं और इस वजह से इसका मतलब प्रॉब्लम होने के कारण कई बार गलत निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद में जो है कोर्ट के द्वारा फिर जो है उस मामले को सुलझा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विवेकाधिकार की शक्ति जो है अनुच्छेद 163 में जो है राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान किया गया, मतलब वह स्वविवेक से, मतलब अपने विवेक से मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल को निम्नलिखित विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन सा शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को, मतलब विवेकाधीन शक्ति कौन सा प्राप्त है। तो पहला, यदि किसी दल को महत्वपूर्ण बहुमत नहीं मिलता हो, मतलब अगर किसी दल को जो है, अगर चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव हुआ
उस विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत जीतना चाहिए था, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो यहाँ पे राज्यपाल के मुख्यमंत्री के चयन में अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। अब यहाँ पर राज्यपाल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा क्या कि भैया किसी को बहुमत नहीं मिला है, तो अब क्या करें। तो इसमें एक नियम बनाया गया है कि राज्यपाल अपने विवेक, अपने बुद्धि के आधार पर जो है आपको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वो उन्हीं गठबंधन को बुलाएंगे या गठबंधन को बुला सकते हैं, है ना, जिनके पास में बहुमत साबित करने के लिए कुछ हो। तो इस वजह से जो है यहाँ पे कभी कभी होता है कि राज्यपाल क्या करते हैं, जिनकी बहुमत नहीं होती, जिनके पास में कम सीटें होती हैं, कभी कभी मान लीजिए कि सेंट्रल में कोई सरकार है, मान लीजिए सेंट्रल में अभी कोई सरकार है और उस सरकार के राज्यपाल तो निश्चित है कि वहाँ उस स्टेट में काम कर रहे हैं। अब उस स्टेट में चुनाव हुआ और चुनाव में जो सेंट्रल की पार्टी थी और स्टेट की पार्टी थी सभी इलेक्शन लड़े, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि स्टेट पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली, सेंट्रल की पार्टी को कम सीटें मिली, लेकिन उसमें से किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब यहाँ पे राज्यपाल के ऊपर दबाव है, क्योंकि राज्यपाल भाई केंद्र की प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो केंद्र में जो सेंट्रल में जिसकी सरकार है वो अब क्या करते हैं, उन पे दबाव बना करके अब जो है उनकी सीटें वहाँ पे नहीं आई है, यहाँ तक कि जो स्थानीय जो पार्टी है वहाँ की उससे कम ही सीटें इनको आई है, फिर भी वो क्या करते हैं, उनको बोलकर, राज्यपाल को बोल करके जो है अपने आप को मुख्यमंत्री का पद का शपथ दिलवा लेते हैं। और उनके पास बहुमत नहीं है, दूसरे के पास में बहुमत है लेकिन दिलवा लेते हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं है, और इनको जो है 1 महीने का, 10 दिन का, 20 दिन का टाइम ले लेते हैं कि आप जो है अब हमको इतना दिन का टाइम दे दीजिएगा और जा करके जो है अपने आप को बहुमत साबित कर देंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि भैया जिनको आपको बुलाना चाहिए था आपने उसको नहीं बुलाया, आपने किसी और को बुलाया, है ना। अब यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होती है। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब अब खरीद बिक्री, विधायकों की खरीद बिक्री होती है। मतलब अब भैया 1 महीने का टाइम मिला, 1 महीने में भी क्या करते हैं, सभी विधायकों खरीद बिक्री चालू करते हुए उसके पार्टी को, निर्दलीय को, इसको करके, और ऐसे करके जो बहुमत कम पे आ जाता है और इनकी सरकारें बच जाती है। तो आप जैसे कि महाराष्ट्र में देखे होंगे कि 3 बजे रात में, 4 बजे रात में जो है मुख्यमंत्री की बंद कमरे में शपथ दिला दी जाती है, फिर उसके बाद में जो है शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी वगैरह ये अपने कोर्ट में चले जाते हैं कि देखिए असंवैधानिक है, इन लोगों ने हमको चांस नहीं दिया, और डायरेक्टली जो है बीजेपी की जो सरकार इन लोगों ने मतलब बंद कमरे में असंवैधानिक रूप से बना लिया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको 48 घंटे का टाइम दिया कि ठीक है भाई, देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, आप जो है 48 घंटे में जो है अपना बहुमत सिद्ध करें। तो अब वो तो निश्चित था कि 48 घंटे भाई उनके पास उतनी सीटें हैं नहीं, तो बहुमत सिद्ध कर नहीं पाएंगे। अब इनकी सरकारें जो है 1-2 घंटे में ही गिर गई। तो ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर आप जो है अब राज्यपाल को जो है अब उनको एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को बुलाना पड़ा, तो वर्तमान में आज उनकी सरकारें हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से खेल होती है। उसके बाद में आप देखिए इसके अगले प्रावधान क्या है। इसके अगले जो है विवेकाधीन शक्तियां जो है ये है कि किसी दल को बहुमत सिद्ध करने हेतु कितना समय दिया जाना चाहिए, यह भी राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। अभी मैंने जैसे कि चर्चा किया ऊपर में कि किसी दल को बहुमत सिद्ध करने के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए, तो कभी कभी होता है कि भैया ये ज़्यादा समय देते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 25 दिन, 20 दिन। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैंने बताया ना हॉर्स ट्रेडिंग का, अब उनके पास बहुमत है नहीं, है ना, और उनके पास कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान में जिसको संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जिसके फायदे उठा करके देश का मतलब लोकतंत्र का हत्या होता रहता है ना। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें संविधान में कमियां हैं जिसको दूर किए जाने चाहिए। उसमें से ही आपको है कि किसी दल को बहुमत सिद्ध करने हेतु कितना समय दिया जाना चाहिए, यह राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है और यहाँ प्रॉब्लम होता है कि राज्यपाल उसके फ़ायदा उठाते हैं, सेंट्रल उसके फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। अब किसी जिसके पास में मतलब कि ज़्यादा सीटें नहीं है, बहुमत नहीं प्राप्त है, अब उनको 1-1 महीना समय दे करके, तो भाई विधायक थोड़ी पैदा करेंगे, वो तो भैया उसको लाएंगे ही नहीं कहीं से, तो तोड़फोड़ तो होगा ही, और वही हॉर्स ट्रेडिंग का मामला होता है और लोकतंत्र की अंत में हत्या हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी इनके आपको राज्यपाल को कुछ अपना विवेकाधिकार शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान जो है वह मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ऐसे समय वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है। अगर मान लीजिए किसी स्टेट में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो जाता है तो समझिए उस राज्य का जो है वो ही सर्वेसर्वा, वही मेन है, वो वास्तविक शासक हो जाता है। और कोई मंत्री परिषद नहीं है तो उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य भी नहीं होता है। दूसरी बात, अगर
राष्ट्रपति नहीं, अब मान लीजिए कि अगर आपातकाल लागू हो जाए, है ना, अगर उस स्टेट में पर्सनली आपातकाल लागू हो जाए या पूरे भारत में आपातकाल लागू हो जाए, तो जो आपातकाल लागू होती है उस आपातकाल में भी है, अगर आपातकाल में क्या होता है, सरकारें ख़त्म नहीं होती, याद रखेंगे इस बात को। आपातकाल में किसी स्टेट की सरकारें ख़त्म नहीं होती है, बल्कि उनके जो विधायिका संबंधी कार्य जो है ये आपको यहाँ से जाके कहाँ चले जाते हैं, राष्ट्रपति के पास में चले जाते हैं, मतलब कि केंद्र सरकार के अधीन चले जाते हैं। लेकिन वह राज्य भी अपने राज्य की जो कार्य सूची है उसके विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन केंद्र को भी उस पर कानून, उस विषय पर कानून बनाने से नहीं रोक सकता, और यहाँ पर केंद्र का कानून ही मान्य होगा, ज़्यादा वैल्यूबल होगा। तो इस तरीके से देखेंगे आपातकाल के दौरान जो है वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है राज्यपाल। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति मैंने बताया आपको, राज्यपाल का चुनाव न तो सीधे आम लोगों द्वारा किया जाता है, न ही कोई विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल इसका चुनाव करता है। मतलब इसको ध्यान से रखेंगे, बात मैं बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे कि देखिए राज्यपाल का जो चुनाव जो होता है वो आपको ना जनता चुनती है और न अप्रत्यक्ष रूप से गठित कोई मतलब कि निर्वाचक मंडल द्वारा इसका चुनाव होता है। इसका जो चुनाव हो कुछ नहीं, इसका जो है राष्ट्रपति द्वारा इसका जो है प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति, इसकी नियुक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसके कारण इसे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। संविधान निर्माण के समय मसौदा समिति ने यह निर्णय संविधान सभा पर छोड़ दिया था। हिस्ट्री है कि आप देखेंगे संविधान के निर्माण के समय में जो है ये जो पद था, इस पद का जो निर्णय है कि इसकी नियुक्ति कैसे हो, इस संविधान सभा पर छोड़ दिया गया था कि देश में राज्यपालों के लिए चुनाव किए जाने चाहिए या फिर उनका नामांकन किया जाना चाहिए। इस विषय पर संविधान सभा का मानना था कि राज्यपालों के चयन के लिए चुनाव किए जाने चाहिए, परंतु राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्ति के बीच टकराव की आशंका ने राज्य में राज्यपाल की नामांकन की प्रणाली को जन्म दिया। मतलब कि अगर राज्यपाल की भी अगर चुनाव करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट की भी चुनाव होगी तो फिर दोनों के पावर में जो है टकराव हो जाएगा। तो यहाँ जो इसके बचने के लिए जो है राज्य में जो है राज्यपाल के नामांकन की प्रणाली को जन्म दिया गया, मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब हम ले देखते हैं राज्यपाल की भूमिका क्या है, मतलब इसके काम क्या है, किस तरीके से शक्तियों का अपना निर्वहन करता है। देखिए प्रत्येक राज्य का राज्यपाल वहाँ के लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, पहला चीज। दूसरा आप देखेंगे अनुच्छेद 153 से 162, अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया। आप आर्टिकल को देख रहे हैं। देखिए राज्यपाल की भूमिका कमोबेश देश के राष्ट्रपति के समान ही होती है। राज्यपाल समानता राज्यों के लिए राष्ट्रपति जैसी भूमिका का ही निर्वहन करता है, इस बात को आपको समझना होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके मेन काम जो है और प्रश्न की दृष्टि, एग्जाम की दृष्टि से किस तरीके से इसके कार्य होते हैं। तो पहला है कि राज्यपाल के जो है कार्यों को मुख्यतः हम लोग 4 भाग में बांट लेते हैं, है ना। एक है कार्यकारी, दूसरा है विधायी, तीसरा है वित्तीय, चौथा है न्यायिक में विभाजित किया गया। मतलब कार्यकारी है, विधायी है, वित्तीय और न्यायिक है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि इनमें से राज्यपाल के कार्यकारी काम कौन से हैं, कार्य कौन से हैं, टिक लगाएं। विधायी कार्य कौन से हैं, वित्तीय कार्य कौन से, न्यायिक कार्य कौन से हैं। तो इसलिए इनको अलग अलग समझना बहुत ही जरूरत है। तो हम लोग देखते हैं पहले राज्य के कार्यकारी काम। देखिए राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। इसमें बहुत से बहुमत प्राप्त दल के नेता राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना, राज्य के मंत्रिमंडल के गठन में मुख्यमंत्री की सहायता करना शामिल है। साथ ही राज्यों के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कार्य भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मतलब कार्यकारी कामों में जो है राज्यपाल के कार्यकारी काम कौन से हैं। पहला भैया तो उनको तो एक बहुमत प्राप्त दल के नेता को पहले अपने आप को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है, फिर दूसरी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है, फिर राज्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति करना है, मुख्यमंत्री की सलाह पे करना है। और राज्य के महाधिवक्ता होते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये जो मामला है ये आपको कार्यकारी शक्ति है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विधायी। देखिए राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा की बैठक को किसी भी आपात स्थिति में बुलाने, विधायी शक्ति में क्या है
कि राज्यपाल को राज्य की विधानसभा की बैठक को किसी भी आपात स्थिति में बुलाने और किसी भी समय स्थगित करने का अधिकार होता है। साथ ही उसे सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का भी अधिकार है। उसे राज्य में विधानसभा में पारित किए जाने वाले किसी भी विधेयक को रद्द करने, समीक्षा के लिए वापस भेजने और राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि राज्य विधानसभा में कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना पारित नहीं हो सकता। राज्य में आपातकाल के दौरान भी किसी प्रकार के अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी राज्यपाल का होता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे राष्ट्रपति के समान ही इनको कार्य दिए गए हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो विधायी शक्ति जो होती है, मतलब इसमें क्या है कि अगर राज्यपाल जब चाहता है और आपको जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब विधान परिषद और विधानसभा, इसके जो है दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुला सकता है। उसके बाद में विधानसभा की बैठक किसी भी आपात स्थिति में बुलाने और किसी भी समय स्थगित करने का भी अधिकार है। मान लीजिए अगर संवैधानिक रूप से सरकार विफल है तो उसको जो है सरकार को स्थगित भी कर सकते हैं। उसे राज्यपाल राज्य में जो जितने भी विधेयक जो पारित होते हैं, उस विधेयक पारित होंगे, वो विधेयक राज्य में कानून तभी बनेंगे जब वो आपको राज्यपाल के पास जाएंगे हस्ताक्षर के लिए, और राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं भी कर सकते हैं, उस विधेयक को रद्द कर भी सकते हैं या समीक्षा के लिए वापस भेज सकते हैं। और राष्ट्रपति के पास पारित भी नहीं किया जा, मतलब राष्ट्रपति के पास भी भेजने का अधिकार है कि मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक है बड़ा, मतलब कुछ ऐसे मामले से जो केंद्र से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। अब राष्ट्रपति उस विधेयक को जो है वापस मत भेज भी सकते हैं, नहीं भी भेज सकते हैं, है ना। तो ये राष्ट्रपति के पास में भी अधिकार है, जरूरी कि राष्ट्रपति उस विधेयक पे अपने मतलब की स्वीकृति ही दे। अब लेकिन राष्ट्रपति अगर वापस विधेयक को भेज देते हैं तो राज्यपाल दोबारा उनको भेज नहीं सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे राज्यपाल के जो है विधायी शक्तियाँ हैं, है ना। राज्यपाल अगर राज्य में मान लीजिए कि आपातकाल लागू होता है तो उस दौरान कोई भी अध्यादेश लाया जाता है, अध्यादेश जैसे कि राष्ट्रपति भी अध्यादेश लाते हैं, तो उसमें जो जारी करने का जो अधिकार है, राज्य में जो जारी करने का अधिकार है, ये राज्यपाल के पास होता है। अब देखिए वित्तीय, राज्यपाल का कार्य सुनिश्चित करना भी होता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि राज्य का जो बजट होता है राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। साथ ही किसी भी धन विधेयक को विधानसभा में उसकी अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। पंचायतों एवं नगर पालिका में वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्षों के बाद समीक्षा करने के लिए राज्यपाल का जो है राज्य के वित्त आयोग का गठन भी कर सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वित्तीय मतलब वित्त पैसे का लेन देन के, जहाँ भी धन की बात होगी, इस मामले में राज्यपाल के जो है पास बहुत सारे मतलब प्रावधान आ जाते हैं, वित्तीय प्रावधान, बहुत सारे पावर आ जाते हैं। इसमें काम क्या है कि अगर राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना है कि हर साल जो है बजट आए, समय पे बजट आए और उसका विवरण जो है राज्यपाल उस बजट को जो है विधानमंडल के सामने मतलब रखवाएगा। और किसी भी धन विधेयक, अगर राज्य में कोई धन विधेयक पारित हो रहा है तो उससे पहले उसको राष्ट्रपति आपको जो है उसको अनुमति प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को विधानसभा में उसकी अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया, मतलब कि राज्यपाल के पास में भेज करके पहले उससे अनुमति ले ली जाएगी कि हम विधेयक ला रहे हैं धन विधेयक, तो भैया उसको तो आपको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, उनकी अनुमति के बाद ही, मतलब कि आपको जो राज्यपाल के पास की अनुमति के बाद ही जो है आपको राज्य में धन विधेयक आता है, मनी बिल आता है, और वो वहाँ से पास होने के बाद में जो है राज्यपाल के पास में जाता है स्वीकृति देने के लिए, तो राज्यपाल जो है उसकी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो पंचायत है, नगर पालिका है, उसकी वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष में जांच की जाती है, समीक्षा की जाती है। उसको समीक्षा करने के लिए राज्यपाल जो है राज्य में एक जो है वित्त आयोग का गठन करता है। क्या करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। एक पॉइंट यहाँ भी है। उसके हम देखिए न्यायिक शक्ति क्या क्या है। राज्यपाल के न्यायिक कार्यों में राज्य के उच्च न्यायालयों के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, हस्तांतरण और पदोन्नति संबंधी निर्णय लेना भी शामिल है। वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। मतलब राज्यपाल के जो न्यायिक कार्यों में राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर, मतलब कि एक राज्य के जो होते हैं, मतलब जो हाई कोर्ट होते हैं, उनके जो जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, उनकी हस्तांतरण होते हैं और जो उनकी प्रमोशन पदोन्नति जो होती है, उसका जो निर्णय जो लिया जाता है, इसमें राज्यपाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और राज्यपाल ये निर्णय किससे लेकर लेता है? तो वहाँ के जो हाई कोर्ट है उसके साथ मिल करके उस निर्णय को लेकर के वहाँ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे राय विचार लेकर के जो है ये सब काम जो है आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, ट्रांसफर और पदोन्नति मतलब
प्रमोशन संबंधी निर्णय लेते हैं। और वह राज्य न्यायिक आयोग के जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। राज्य में जो एक स्पेशल जो न्यायिक आयोग होता है तो उनसे जुड़े लोगों की नियुक्ति भी आपको जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ जो राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियों को आकार दिया, मतलब कि उसके पावर को विस्तृत रूप से मतलब कि स्पष्ट किया और उसके बढ़ाया भी देखा जाए तो। यहाँ पे देखेंगे एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार, एक केस हुई थी, उस केस का नाम है, एक मामला यहाँ पर एस.आर. बोम्मई और बनाम भारत सरकार का फैसला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला था, ये सुप्रीम कोर्ट में चला था, 1994 में इसका निर्णय आया, ऐतिहासिक फैसला आया। इसमें क्या हुआ कि जो राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं उनको भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम करता है। ये सारा बोम्मई बनाम भारत सरकार बहुत ही मतलब कि ऐतिहासिक आपको ये केस चला था और इस पर ऐतिहासिक फैसला भी आया था सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या था कि जो मैंने आपको पीछे जो केस बताया कि अब मान लीजिए सेंट्रल में किसी और पार्टी की सरकार है, स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार बन जाती है। अब वहाँ पे जो है संवैधानिकता को उल्लंघन करते हुए कोई और बहाने किसी और बहाने से उस स्टेट की सरकार को गिरा करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाती है। अब ऐसा किया जाता था, मैंने आपको बताया था 1965-70 के दशक में, और आज भी कई बार ऐसा कोशिश हुआ है, आज के टाइम में भी ऐसी हुई है। और इसके लिए जो है ये जो केस हुआ था वही केस हुआ था एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार। और इसी में ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था जिसमें इसने जो सरकारों की जो है शक्ति को कम करता है कि राज्य में सरकारों को भंग करने की जो शक्ति है उसको ये कम करता है। और ये आपको मामला कहाँ का है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, ये मामला है आपको कर्नाटक के एस.आर. बोम्मई के फोन टैपिंग मामले में फंसने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 365-56 का व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया गया। इस फैसले में सरकार ने कहा था कि न्यायालय ने कहा था कि किसी भी राज्य में सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा। मतलब यहाँ पर अब राज्यपाल की मनमानी जो है नहीं चलेगी, मतलब राज्यपाल की शक्तियों को यहाँ पर है स्पष्ट किया गया है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार मामले में ऐसा स्पष्ट किया गया। और ये आपको कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे एस.आर. बोम्मई के फोन टैपिंग मामले में फंसने के बाद में है तत्कालीन राज्यपाल ने उसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। उस केस पर इसका निर्णय दिया गया, मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला था। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा था कि किसी राज्य के सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह, राजभवन मतलब कहाँ, जहाँ राज्यपाल का निवास है, वहाँ की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। मतलब राजमंडल भवन में जो है आपको अपने विधायकों को बुला करके वहाँ पारित करवाने की जरूरत नहीं है कि आपका बहुमत है कि नहीं है। आप जो विधानमंडल में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, तब जा करके जो है राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका भी देना होगा। मतलब जब तक आप शक्ति परीक्षण का मौका नहीं देंगे, आप जैसे कि आप अभी हाल फिलहाल में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ के राज्यपाल जो है उन्होंने वहाँ की सरकारें गिरा दी और राष्ट्रपति शासन लागू कर दी, और बिना वहाँ के लोगों को मौका दिए हुए, मतलब बिना वहाँ के जो स्थानीय जो सरकारें हैं उनको मौका दिए हुए, स्थानीय जो पार्टियाँ थी उनको शक्ति परीक्षण का मौका बिना दिए हुए जो है उस पर आपको निर्णय दे दिया गया और वहाँ पे राज्यपाल की अपना शक्ति लगा के राष्ट्रपति शासन लागू कर दी गई। ये कुछ ऐसे मामले थे जो आपको राज्यपाल के जो पद को जो है थोड़ा सा गरिमा को उनको ठेस पहुँचाते हैं और थोड़ा सा इनके मतलब कि आपको इनका क्रिटिक्स ज़्यादा होता है जिस वजह से। लेकिन इसके पीछे भी फिर और कारण थे। उसके बाद में आपको इसकी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है और इसकी कन्विक्ट अभी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का उसका डिसीजन भी अभी तक नहीं आया है। तो इस तरीके से देखेंगे कि राज्यों को जो अधिकार है, जो पार्टियों को जो अधिकार है, राज्यपाल को जो अधिकार है, इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया आपको एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार के मामले में। फिर उसके बाद देखेंगे रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार का मामला। ये आपको 2006 में चला था। इस निर्णय में 5 सदस्यों वाली न्याय वाली पीठ ने स्पष्ट किया था कि यदि विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे चुनाव पूर्व दलों का गठबंधन हो या न हो। मतलब कि चुनाव से पहले किसी का गठबंधन नहीं है
और सभी लोग अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लेकिन आपको ये 2006 में रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार का निर्णय ये कहता है कि आपको जो है वैसे पार्टी को मतलब कि बहुमत के लिए सिद्ध करने के लिए बुलाना होगा जो अपना गठबंधन उन लोगों ने बना लिया हो, जो अपना कुछ दलों को मिलाकर सरकार बनने का दावा करते हैं, तो उनको आपको देना चाहिए, बुलाना चाहिए। ऐसे उससे कोई समस्या नहीं है, चाहे चुनाव पूर्व उन दलों का गठबंधन हुआ हो चाहे ना हुआ हो। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात थी। उसके बाद में नाबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष, वर्ष 2016 में देखेंगे उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि राज्यपाल को विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है और इसको द्वारा दिए जाने वाली कार्रवाई जो है मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। अपनी कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए और सद्भावना के साथ की जानी चाहिए। मतलब इसको भी क्लियर किया गया है यहाँ पर नाबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष वाला केस में किया गया। अब देखिए विभिन्न आयोगों ने और विभिन्न समितियों ने बहुत सारी सिफारिशें दी हैं राज्यपाल के बारे में, इसको भी थोड़ा सा देख लेना जरूरी है। अब देखिए जहाँ तक मैंने आपको पहले बताया जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर में वहाँ की सरकारें गिर गई। सरकारें गिरने के बाद में आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ जम्मू कश्मीर का मामला, क्योंकि अभी तक ये विवादों में रहा। उसके बाद में वहाँ पे 370 भी हट गई और वहाँ एक नई व्यवस्था लागू हुई। तो जम्मू कश्मीर के जहाँ तक मामले को आप देखेंगे, जब वहाँ जब किसी पार्टी को सभी पार्टियों ने इल्ज़ाम लगाया कि भैया जब सरकारें हम लोगों ने इस्तीफा दी थी, सरकार जब गिर गई, मतलब कि वहाँ पे जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, बीजेपी ने समर्थन उससे ले लिया वापस, तो निश्चित ही उनकी सरकार गिर जाएगी। अब गिरने के बाद में जो वहाँ पे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया, तो राज्यपाल ने वहाँ पे जो है राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अधिकृत कर दिया। वहाँ पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गई। अब यहाँ पे है कि कुछ विवाद रहा कि ऐसा कि पार्टियों का कहना था वहाँ पे कि हमें मतलब कि बुलाया नहीं गया, हमें फिर से बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं बोला गया। लेकिन राज्यपाल का मानना था कि भैया अब किसी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए अब किसी को नहीं बुलाया गया, तो इसीलिए कोई इस तरीके से वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुई। उसके बाद में 370 हट गई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको न्यायालय में इसके बारे में सुनवाई चल रही है। इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा आपको इसके तह में नहीं बात कर सकता, क्योंकि इसकी कुछ अपनी सीमाएँ भी हैं। उसके बाद निर्णय आने के बाद में इसमें क्या होता है उसके बाद देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर विभिन्न आयोगों का समितियों द्वारा क्या क्या सिफारिशें की गई। देखिए 1966 में केंद्र सरकार द्वारा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपाल का पद किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो किसी दल से न जुड़ा हो। देखिए बहुत अच्छा बात इन्होंने बताया था। 1966 में ही मोरारजी देसाई कमेटी ने अपनी प्रशासनिक सुधार आयोग, जो भारत की प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपाल का जो पद है किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो किसी दल से जुड़ा हुआ, मतलब किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति को अगर राज्यपाल नियुक्त करेंगे तो निश्चित है कि उस पार्टी की ज़्यादा मतलब कुछ सुनेगा और पार्टी के लिए अब नियम कानून को तह पर रख देगा, और जिस वजह से जो है संवैधानिक मतलब की भी विफलताएँ होंगी और संकट उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। देखा जाए तो अगर बाहर के व्यक्ति को भी अगर राज्यपाल मान लीजिए ऐसा नियम होता कि भैया किसी पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो, तो निश्चित है कि सर पार्टियां जो क्या करती हैं भाई किसी अपने कार्यकर्ता या किसी न किसी को जो मतलब बना ही देती, तो फिर किसी न किसी रूप में वो सरकार का वो केंद्र सरकार का अंडर ही काम करेगी, उसके बाद कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यहाँ भी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में देखेंगे 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने भारतीय संविधान से अनुच्छेद 356-357 के विलोपन की सिफारिश की थी। मतलब संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य करने में असमर्थ होता है तो केंद्र राज्य पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर सकता है। संविधान के अनुसार इसकी घोषणा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति पर करने के बाद की जाती है। साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मतलब कि 1970 में तमिलनाडु का जो सरकार जो थी वो केंद्र राज्य संबंधों पर एक विचार करने के लिए राजमन्नार समिति गठन किया था। इसने जो सिफारिश की थी समिति ने कहा कि भैया 356 और 357 को ख़त्म कर दो, यहाँ से इसका विलोपन कर दो, हटा दो, सिफारिश किया था। क्योंकि ऐसा करेंगे तो जितना भी प्रॉब्लम होता है 356 के कारण होता है। वहाँ पे जो है केंद्र सरकार अपनी मनमानी करके राज्य में 356 को लागू कर देते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं और यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए इसको जो है ख़त्म कर देना चाहिए, उनका ये मानना था। फिर उसके बाद 1980 में जो है
एक आयोग गठित हुआ जिसको बोलते हैं सरकरिया आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग। 1980 में गठित सरकरिया आयोग ने 1988 में 1600 पेज की अंतिम रिपोर्ट में सरकार को सौंपी थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के संबंधों को लेकर बिंदुवार 247 सिफारिशें की गई थी। सरकरिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो अनुशंसाएं की है उसके भाग 1 भाग अध्याय 4 में स्पष्ट किया गया है। राज्यपाल का पद स्वतंत्र रूप और संवैधानिक पद है। न राज्यपाल न तो केंद्र सरकार का अधीनस्थ है, न ही उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय है। आप वर्तमान के दौर में देखेंगे कि जो अभी बहुत सारे चीज़ों को जो लागू किया गया भारत में, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद है ना, केंद्र राज्य संबंधों को जो सुधारने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया, ये सब जो विचार आपको जो दिया था, आपको सरकरिया आयोग ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग, और इसके कई सिफारिशों को मान भी लिया गया। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें इस समिति ने बताया गया था कि राज्यपाल न तो केंद्र सरकार का अधीनस्थ है और न ही उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय है, कि जब चाहे राज्यपाल को जो बोल दे राज्यपाल वो कार्य को करने के लिए बाध्य है ना। तो लेकिन इनकी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को लागू भी नहीं किया गया। अब जैसे कि अब राज्यपाल तो यहाँ पर जो है अधीनस्थ ना है और उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय ना है, लेकिन कुछ सिर्फ यहीं तक रह गई, सीमित रह गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए राज्यपाल के पद का महत्व क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। आप देखेंगे भाई इतना झंझट है, इतना लोचा है, तो भैया राज्यपाल का पद क्यों न ख़त्म कर दिया जाए। अब इसके लिए कई राज्यों में कभी कभी मांग भी उठी है, जैसे कि कुछ साल पहले आप देखेंगे बिहार में जो नीतीश जी की सरकार थी, उसके बाद ममता बनर्जी की जो सरकार है, वहाँ पे इन लोगों ने आज से 2-3 साल 5 साल पहले जो है इन लोगों ने जो है राज्यपाल का पद को ख़त्म करने का बात किया था। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेंट्रल में कोई और सरकार थी, यहाँ कोई और सरकार था, निश्चित इनकी अपनी जो है कुछ विवाद उत्पन्न हो रहे थे, जो कुछ कार्य नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से इन लोगों ने राज्यपाल के पद को ख़त्म करने का बात किया था। तो यहाँ पे ऐसा भी सोचते होंगे आप कि भाई राज्यपाल का पद जब इतना प्रॉब्लम है, इतना है, तो भाई ख़त्म क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए उसकी कुछ अपनी महत्व भी है, वैल्यू भी है, जिसकी वजह से राज्यपाल का पद होना भी जरूरी है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति हमारे राज्य सेंट्रल मतलब कि देश का जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं उनको देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर संवैधानिकता कुछ ऐसा हो जाए कि अगर किसी प्रधानमंत्री को देश में न हो या कुछ ऐसा हो जाए, उस समय युद्ध के लिए ज़रूरत हो, तो भैया हमारा एक प्रमुख चाहिए जो हमारे कार्यों को देख पाए और वो अपने आप को हेडिंग मतलब लीड कर पाए। नहीं तो हम मतलब कि विमुख हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, हमारा लोकतंत्र अनाथ हो जाएगा। उसीलिए हम लोगों ने राज्य में भी संवैधानिकता की इन उपबंधों से बचने के लिए कि मान लीजिए राज्य में अगर कोई सरकार ही नहीं है ना, तो भैया राज्य को देखिएगा कौन, राज्य का कोई प्रमुख होना चाहिए। इसीलिए कुछ ऐसी बात है जिस वजह से राज्यपाल का जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, उसकी ज़रूरत भी होती है। जरूरी नहीं कि राज्यपाल का पद हमेशा मतलब कि गलत कार्यों के लिए ही होती है, जाना जाता है, इसके कुछ अच्छाइयाँ भी है जिस वजह से आप देखेंगे, है ना। तो एक और बहुत बड़ी बात है कि एक बात और है कि राज्यपाल का जो पद होता है केंद्र और राज्य के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, मतलब पुल का काम करता है, जो देश के संघीय ढांचे को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में मदद भी करता है। मतलब स्टेट और सेंट्रल को लेकर चलने के लिए राज्य में एक ऐसा आदमी होना चाहिए, अगुवा होना चाहिए, जो आपको संघीय ढांचे को और मजबूत करे, उसको चलाने में मदद भी करता है। लोकतंत्र को सुचारू संचालन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। चूँकि हमारे देश में राज्यों में विभाजित है, इसलिए कई जानकार देश के राष्ट्रीय हित, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्यावरण पर्यवेक्षण की वकालत करते हैं, जिसके लिए राज्यपाल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए देखेंगे कि आप राज्यपाल का जो पद है मतलब कि बेजाया नहीं है, जाया नहीं है, इनकी आवश्यकताएँ हैं। और हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छा सा सोच विचार करके इस पद को यहाँ पे शामिल किया है। इसमें कुछ कमियां हैं, जिन कमियों को कई संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किए जाने चाहिए, जो भविष्य में किए भी जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा संक्षिप्त में राज्यपाल पद पर संबंधी जो विवाद है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे देश में राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए वो राज्य में केंद्र के निर्देशों पर ही कार्य करता है। और यदि केंद्र और राज्य सरकार में एक ही दल की सरकार नहीं हो तो राज्य की कार्य प्रणाली में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जैसे अभी आप बंगाल और भारत में इस सरकार आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बंगाल और में देख रहे होंगे, यहाँ प्रॉब्लम देख रहे होंगे, जिस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। कभी राज्यपाल की गाड़ी घेर ली जाती है, कभी राज्यपाल को कहीं घुसने नहीं दिया जाता है, तो बड़ी मतलब यहाँ विकट समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई मामलों में आप देखेंगे कि विशेष राजनीतिक विचारधारा के साथ जाने माने राजनेता पूर्व नौकरशाहों को ही सरकार के द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। गौरतलब है इसके परिणाम से कई बार राज्यपालों के पक्षपात करते हुए भी देखा गया है। इस तरीके से आप देख रहे हैं
कि राज्यपाल का पद कभी कभी विवाद में रहता है, विवाद में रहने का कारण भी क्या है। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों आज हम लोगों ने राज्यपाल के पद को विस्तृत रूप से चर्चा किया, है ना। तो हम लोग आज राज्यपाल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया। तो दोस्तों इस चैनल को आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ सवाल जवाब पूछना चाहते हैं राज्यपाल के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को जितना ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तो इसके लिए और मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में एक अगले सेगमेंट के साथ में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।